असलम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वो 150 से ज़्यादा की स्पीड से गाड़ी भगाता हुआ लाया था। वो मस्जिद के बाहर गाड़ी रोकते हुए फौरन अंदर पहुंचा था। सब ने इसको देखते हुए सुकून का सांस लिया था। सिकंदर साहब की धड़कनें मामूल पर आई थी, जबकि मेहमान साहब फिर से मुस्कुराने लग गए थे। मौलवी साहब हाइफा के पास जा चुके थे नकाब पढ़वाने, जबकि सफ़ी की निगाहें उसी पर टिकी थी। वो तेजी से बेजाद के पास आया और गले लग गया। भाई आप ठीक है ना? वो उसकी पीठ थपथपाते बोला कि उसने अपने आप को काबू कर लिया था। और फिर मौलवी साहब के आते ही उसने वो खूबसूरत अल्फाज बोले थे, कबूल है, कबूल है, कबूल है। और उसने हाइफा सिकंदर को खुद पर हलाल कर लिया था, इस तरह जैसे पल में जाता रहा था। वहां से अब सब गाड़ियां उनके घर की तरफ रवाना थी। हाइफा को बागीचे में बिठाया गया था और मेहमानों को खाना खिलाया गया था। अंकल, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पिताजी ने उनके हाथ थामे। बेटी का बाप हूँ, बेटा डर गया था। मैं माजरत चाहूंगा अंकल, मेरी गलती है, बस कुछ बेहद जरूरी था। उनके गले लगता हुआ बोला तो वो मुतमिन होते हुए मुस्कुरा दिया। आपकी इजाजत हो तो हाइफा से मिलना जाओ बरहुदार, अब तुम्हारी मनकुआ है। वो नम आंखों से बोले तो बेजाद ने उन्हें फिर से गले लगाया। वो खुश रहेगी अंकल, ये वादा है मेरा। और बेदाद शाह को आप अपने वादे के खिलाफ वर्जी करते कभी नहीं पाएंगे। वो मेरी जिम्मेदारी है जिसे मैंने दिलो जान से कबूल किया है। उस जिम्मेदारी में कोई कुताही कभी नहीं होगी। वो बोलता हुआ उसके दिल को ठंडक पहुंचा गया तो उनके हाथ थाम गया था। बीबी से मिल लो अब अपने। उनके हाथ चुमता हुआ अंदर चला गया। वो वहीं बागीचे में मौजूद थी। महा उसकी अपने मोबाइल में तस्वीरें बना रही थी कि कुछ ही देर में दोनों की अच्छी बन गई थी। हा हा हा। वो किसी बात पर हंसी तो बेताशा भी हंस दिया, फिर ग्लास फाल से अंदर दाखिल हुआ। महा बेटा, वो बोला तो हाइफा की हथेलियां बिकी। जी भाई। बेटा, बच्चों के लिए मैंने लिफाफे बनवाए थे, बाहर सबको दे दे। वो बोला तो महा जी अच्छा कहती हुई बाहर निकल गए। बेजाद ने ग्लास फाल बांध की थी, उसके सामने आता उसका हाथ थामा और बागीचे की दूसरी तरफ लेकर गया, जहाँ किसी की भी निगाह उन पर न पड़ती। हाइफा अपने हाथ को उसके हाथ की गिरफ्त में देख रहे थे। नाराज हैं? वो बोला तो हाइफा ने नम निगाहें उठाई जो बेजाद शाह को तड़पा गए थे। हाफी, वो संजीदगी से बोला, आप गैर जिम्मेदार हैं। बाबा कितने परेशान हैं। वो बोलती हुई रोने लगी तो बेजाद ने अपना हक इस्तेमाल करते हुए अपने हंसा में लिया, उसके बालों पर अनगत लब रख दिया। आई एम सॉरी, मैं बस क्या परेशान थे? वो निगाहें उठाती बोली कि उसका लहजा उस वक्त भी महसूस कर गए थे। बस यूं ही समझ लें, लेकिन आपके दिए वक्त से पहले मौजूद था यहाँ पर। जिंदगी में कभी मुझे ताना मत दीजिएगा। वो बोला तो हाइफा ने उसे घूरा, फिर अपनी पोजीशन का ख्याल आते दूर होना चाहा कि बेजाद ने उसे दूर करते खुद भी पीछे हो गया और उसे देखने लगा। उस जोड़े में बेहद हसीन लग रही थी। अपनी मोहब्बत को पा लेना इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है। उसका दिल साफ था, उसकी मोहब्बत पाकीज़ा थी, इसलिए वो आज उसके सामने उसके नकाम में उसकी बीवी बनकर मौजूद थे। माशाल्लाह, उसके मुंह से निकला था। फिर उसने अपनी जेब से कई नोट निकाल उस पर वार करके वापस रख लिए कि उन्हें हवा में उड़ाना उसे नागवार गुजरता था। वो सदका उतार चुका था अपनी मोहब्बत का। मैंने आपको हलाल कर लिया खुद पर। हाइफा बेजाद शाह, वो फितरे जज्बात से कहता हुआ उसके सर के साथ अपना सर जोड़ गया था। तो हाइफा ने नम निगाहों से उसको देखा। वो इस वक्त अपने आप को खुश नसीब महसूस कर रही थी, जिसकी किस्मत में वो शख्स आया था जो बिन मांगे ही उसे अता किया गया था। बेजाद ने उसको जेब पर निगाह डाली, जहाँ पर वो सुर्ख होंठ उसकी तवज्जो अपने चेहरे मबूस करवा चुके थे। वो मेरी मेहंदी देखे उसकी तवज्जो अपने चेहरे से उठाने की नीयत से बोली तो वो महसूस होता हुआ मुस्कुरा दिया। फिर उसके हाथ थमता उसकी मेहंदी देखता उसके हाथों पर लब रख गया। खूबसूरत लफ्ज़ मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। मैं अल्फाज से ज़्यादा एहसासात पर यकीन रखता हूँ। मेरी आंखों में देखे और जान जाए कि मेरे एहसासात का ये वाहिद रास्ता है मेरे दिल के हाल को जाने का। हाइफा ने उसकी निगाहों में झांका, जिसमें सवाए उसके अक्स के कुछ न था। वो आंखें पाक थी, खुश थी, फतर जज्बात से भरी थी। वो निगाहें झुका गई, फिर आगे बढ़ उसके सीने से लगे कि इस शख्स के जज्बात के आगे तो वो भी अल्फाज अदा करने से कासर थे। पाँव की मेहंदी भी दिखाएं। बेजाद ने अचानक कहा तो वो यहाँ वहाँ देखने लगी। बेजाद ने उसका शरारा उठाया, उसके पाँव देखते हुए उसे घूरा। मैं थक गई थी ना, वो मासूम बढ़ती बोली तो बेजाद को उसकी ये अदा भी पा गई कि वो जूता उसके लबों को चूम गया। मांगे आज क्या मांगती है? बेजाद पीछे हटता हुआ बोला तो वो चौंकी कि आज आप बेजाद शाह से इस दुनिया की और जान भी मांग लेंगी तो वो भी आपके सामने रख देगा। हाँ हाँ हाँ। उसकी हंसी की जल तरंग पूरे बागीचे में बिखरी थी। बोले हाफी, आपकी जिंदगी में हाइफा बेजाद शाह रहेगी बस। वादा रहा, मेरे अलावा कोई नहीं। वादा रहा, आपकी मोहब्बत इश्क में बदलेगी। वादा रहा, आपकी पहली तरजीह हाइफा बेजाद शाह होगी। वादा रहा। बस फिर हाइफा बेजाद शाह की हुई। वो बोली तो उसके पास आता हुआ उसे खुश में बीत गया। कभी आप इतने खुश होती हैं कि आपके पास कुछ कहने को नहीं होता। दुनिया में अच्छे और नामवर मुसन्निफों ने भी खुशी में बोले जाने वाले अल्फाज कहीं दर्ज नहीं किए और ना मोहब्बत की पैमाइश का कोई आला ईजाद हुआ। सिर्फ थे तो पाक जज्बात जो वो दोनों इस वक्त महसूस कर रहे थे। हाँ, और याद आया वो उसे दूर हुई उसका शहर टुकड़ा।
ये बागीचा मेरा हुआ, सोचना पड़ेगा। बेजाद ने मुस्लिम संजीदगी से कहा तो हाइफा ने उसको घूरा। बदले में मुझे क्या मिलेगा, क्या चाहिए? हाइफा ने तेजी से पूछा तो बेजाद ने उसके सर के पीछे हाथ रखा, आंखें बंद करे। क्यों? क्योंकि मुझे जो चाहिए वो मैं लेने लगा हूँ, वो बोलता हुआ उस पर झुका तो हाइफा ने डर कर आंखें बंद की, लेकिन अगले ही पल उसके लब्बों का अपने लब्बों में कैद कर चुका था। हाइफा का सारा जिस्म अकड़ गया, दिल की धड़कनें मामूल से ज्यादा शोर मचाने लगी। जो मालिब सुन सकता था, हथेलियां पसीने से भीग गई और पेट तितलियों से। बेजाद दूर हुआ और उसके तरफ देखा जो अभी भी आंखें बंद किए हुए खड़ा था। बेजाद ने उसकी कमर थामी और खुद में आंखें बंद की और वही अमल दोहराया, लेकिन अब के बाद जज्बात में तूफान बरपा था और पकड़ में शिद्दत था। हाइफा ने उसे दूर होना चाहा, लेकिन वो अभी शायद उसे छोड़ना नहीं चाहता था। वो अपनी मर्जी से दूर हुआ तो हाइफा को देखा जो नम निगाहों से तेजी से सांस ले रही थी। मेरे एहसास कुछ अब तो मालूम पड़े होंगे ना आपको, वो बोला तो हाइफा उससे निगाहें भी ना मिला पाई। वो लड़खड़ा कर गिरने लगी तो बेजाद ने उसको थामा। नाश्ता किया था आपने? उसे तेजी से सर नफी में हिलाया तो बेजाद ने उसको घूरा। मैं बाहर जा रहा हूँ, माँ को बेचता हूँ, खाना खाएं। नहीं तो मुझे वापस आना पड़ेगा, वह संजीदगी से बोला तो हाइफा ने अच्छे बच्चों की तरह सर हिलाया। वह मुड़ गया तो बागीचा मेरा हुआ। बेजाद चाह के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई, वो बेहद बड़ी मुस्कुराहट जो उसके दिल की खुशी की अक्कासी करती थी। ये बंदा बशर आपका हुआ, बागीचा क्या चीज़ है? वो दिल फरेबी से बोला। इस जगह के कागज बनवाए और मेरे नाम करे। वह संजीदा थी। हाफी मेरी जान, ये आपका है, वो बोला। बिल्कुल नहीं, कुछ ऐसा करें कि ये जगह मेरे नाम की हो जाए। वो गुस्से से बोले तो वो फिर से मुस्कुरा दिया। कल आप वो दीवार देखनी है ना, उस पर अपना नाम लिखवा देंगे, वो बोला तो हाइफा मुतमिन हुई, लेकिन उसे फिर से अपने पास आता देखकर घबराए। जाएं बाहर। बेजाद वापस आया और जेब से नोज पेन निकाली। ये क्या है? अगली मुलाकात पर आप ये मुझे पहनकर मुतबर करेंगे। उसके हाथ में थमा गया था। नहीं, बहुत दर्द मेरे लिए हाइफा बेजाद शाह, वो बोला तो वो खामोश होगी और फिर बेजाद ने उसके गले में पेंडेंट पहनाया जो सफ़ेद मोती था। वो बेहद खूबसूरत था। आपकी शायाना शान, बस मुझे यही लगा, वो बोला था। हाइफा ने उस चेन पर हाथ फेरा। वो मोती बेहद नायाब था और आमतौर पर नहीं मिला करता था। वो जानती थी। शुक्रिया, अपना शुक्रिया, मैं आपकी नाक में इस नोज पिन को देता हुआ मजबूर करूंगा, वो कहता हुआ अपने अंगूठे से उसकी पहली लिपस्टिक को साफ करता हुआ बाहर निकल गया। जबकि हाइफा गुलाबी चेहरे के साथ वहीं पर झूले पर बैठ गई थी। सफी ने सारे काम संभाले थे, जबकि माह ने उसका भरपूर साथ दिया था। माह अभी बच्चों के साथ मौजूद थी और मुस्कुराती हुई उनकी बातें सुनती, उनके साथ शरारतों में मसरूफ थी, जबकि सफी अपने काम के दौरान उन पर भी निगाह डाल लेता। एक्सक्यूज मी। यस, माह ने सर उठाया तो वो 30 साल संजीदा सा मर्द था। योर नेम? माह। माह शाह, वो बोले। माई सेल्फ हाकान फेरोज खान। उसने हाथ आगे किया था, लेकिन माह ने बस मुस्कुराने पर इत्तफा किया तो वो बिना शर्मिंदा हुए उस पर गहरी निगाह डालता हुआ पीछे हाथ काट गया। ये मंजर सफी शाह की जड़क निगाहों से मुआविस ना रह सका था। यू लुक ब्यूटीफुल, उस शख्स ने खुले दिल से कहा तो माह ने सर झुकाते हुए शुक्रिया अदा किया। उसकी तरफ आते हुए सफी शाह ने सब कानून से सुना था। उसने आते ही माह को अपनी तरफ खींचा तो वो दोनों हैरान हुए। फिर उसकी कमर पर हाथ आते सफी ने उस शख्स की निगाहों में देखा। उस कंदर साहब के जन्म का कोई वो सिकंदर साहब की जानब का कोई मेहमान था शायद। एनी प्रॉब्लम? सफीशा ने ठंडे लहजे में इस्तफसार किया। नहीं, उसने माह को देखकर जो सर झुकाए करी थी और सफीशा के हाथ को जिसने माह की कमर थामी थी। सफीशा ने माह की कमर से थामे आगे की तरफ कदम बढ़ाए तो माह को समझ ना आई कि हुआ क्या है। शायद छोड़ें, अपनी कमर पर उसके हाथ हटाने की मौदूम सी कोशिश की गई थी जो अब की गई थी। खामोश रहो, वही ठंडा सर्द लहजा। उसे अपने कमरे में लाते हुए सफी ने दरवाजा बंद किया और उसे दरवाजे के साथ लगाया। क्या कह रहा था वो? कौन? वही जिससे तारीफें वसूल कर रहे थे। आपने सुन तो लिया है। महा रुआंसी हुई थी। कौन हो तुम? जी, कौन हो तुम? आपकी बीवी? नाम बोलो। महा सफीशा, वह लड़ती हुई आंखों को झुकाए हुए बोले। बिल्कुल, महा सफीशा। उसे सिर्फ महा शाह बताया तुमने? सफीशा ने उसकी सामने की लट को खींचा तो माँ ने निगाहें झुकाई। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? सफीशा दायरा कि उसका दिमाग घूम गया था। आप मानते हैं मुझे बीवी? महा ने उसकी निगाह में जानते हुए सवाल किया तो वो लाजवाब हुआ। तुम्हें मैं बाद में पूछता हूँ, खबरदार अब बाहर आई तो। मेहमान चाह रहे हैं, वो कहता उसे खुद से दूर करता हुआ बाहर निकल गया, जबकि महा खामोश रही थी, बिल्कुल खामोश। रिदा की इम्तिहानात है, वो अपनी हालत के घर रुकी हुई थी, नहीं तो वो फरी को अपने साथ लगाए रहती थी। वो वहीं पर बैठे बैठे सो गई तो हाजिम उसके नज़दीक आया, फिर कुछ सोचते हुए झुका, उसे बाहों में उठाया। हाजिब आप प्यारे, वो बड़बड़ाई, मुझसे शादी करें ना। आपसे शादी नहीं कर सकता मेरी जान, वो भी आहिस्ता आवाज़ में बोला और फिर उसे उसकी जगह पर लटाते हुए अच्छे से कंफर्टर दिया। सकीना बेगम ने अपने बेटे को देखा जिसकी जान इस लड़की में थी, लेकिन वो मानने को हरगिज तैयार न था। अम्मी कुछ चाहिए? नहीं, जाओ आराम करो। अम्मी एसी आहिस्ता कर दूँ? फरी को ठंड लगती है, वो फिक्रिया लहजे में बोला। हाँ कर दो, वो बोलती आंखें मूंद गई। हाजिम ने उसे एसी स्लो किया, उसका कंफर्टर अच्छे से उसके गिर्द लपेटा और वॉशरूम की लाइट जलाई कि वो डर ना जाए, अपने कमरे में चला गया। उसके जाने पर सकीना बेगम ने आंख खोली और बराबर सोई हुई फरी को देखा। या खुदा, मेरे बच्ची को हर इम्तिहान में सड़हू करना। सुबह वो उठी तो वो खुद को अपनी जगह पर पाते उसे याद आया कि वो तो बाहर सो गई थी। क्या उसे हाजिर बंदा लाया था? यही सोचते वो छुई मुँह से हुई थी और फिर जल्दी से उठते हुए
मुंह हाथ धोते हुए बाहर निकले। हाजिम नाश्ता कर रहा था। आगे मेरी बच्ची, आ जाओ, क्या खाओगे? सकीना बेगम ने पूछा तो वो सारी कुर्सियां छोड़ते हुए हाजिब के साथ बैठ गए। पराठा, वो बोली तो सकीना बेगम बनाने चली गई। हाजिब, बोलो, आज हम रात को घूमने चलेंगे। नहीं। हाजिब, बोलो, मेरी सालगिरह पर मुझे क्या तोहफा देंगे? वो थोड़ी को हाथों पर टकाए उसकी तरफ रुख करके बैठ गई और पूछ रही थी, कब है तुम्हारी सालगिरह? हाजिब ने चौंकते हुए पूछा। मुझे याद नहीं है, लेकिन किसी न किसी दिन तो आती ही होगी ना, तो क्यों ना हम कल मना ले। वो मासूमियत से बोली तो हाजिब ठटका। उसका मतलब उसे ज्यादा कुछ अपने माजी के बारे में याद नहीं था और वो उसे वक्त दे रहा था कि तबीयत संभलते ही पूछेगा। कोई जरूरत नहीं है, हाजिब ने संजीदगी से कहा। ज्यादा खर्चा नहीं करवाऊंगी आपका, बस केक और एक तोहफा। और फिर से आंखें पटपटाते बोली तो हाजिब आपकी बात इनकार ना कर पाया। ठीक है, क्या तोहफा चाहिए? बिल्ली का बच्चा, और वो भी सफेद रंग का। हरगिज नहीं, मुझे घर में जानवर नहीं पसंद। वो साफ इनकार कर गया। हाजिब, प्लीज प्लीज, उसका हाथ हमें बोल रही थी, जबकि हाजिब बाजार नाश्ते में मसरूफ था। हालांकि अंदर से दिल कह रहा था कि मत तड़पाओ उसे इतना। ला दो ना मेरी बच्ची को, बिल्ली का बच्चा ही तो है। अम्मी ने आकर कहा, उसका पराठा दिया। ठीक है, सिर्फ अम्मी के कहने पर। हाजिब बोला, याहू, उसका नाम मैं फरजब रखूंगी। वो हाथों से तालियां बजाती हुई नाश्ता करती हुई बोली, ये कैसा नाम है? सकीना बेगम ने पूछा। फरी से फर और हाजिब से जब बन गया ना फरजब। वो सियानों की तरह बोली तो सकीना बेगम ने हाजिब को देखा, जिसके हाथ रुके थे, लेकिन फरी तेजी से नाश्ता कर रही थी। आराम से खाओ, उसकी तेजी को देखते हुए वो डरता हुआ बोला और उठकर अंदर उसकी दुआ लेने चला गया और नाश्ता कर चुका था। उफ मेरी अम्मी, आप इतनी स्वीट हैं, केक जैसी, और बिल्कुल खरूस और कड़वे हैं, बिन्नू और करेले जैसे। वो सकीना बेगम के पास झुके हुए कह रही थी और वो सुनता उसे घूरता हुआ उसकी दुआ रखने लगा। ये खाओ, खाना खाने के बाद। ओके सर। वो तेजी से सर हिलाती हुई खिलखिलाकर हंसती तो वो दोनों माँ बेटे के दिल धड़के। वो लगती ही इतनी खूबसूरती हंसते हुए, कम हंसा करो। वो डबता हुआ अपने कमरे में चला गया तो फरी ने सकीना बेगम को देखा, जैसे कह रही हो, है ना ये करेला, मेरे बेटे की मुझसे ही बुराइयां। वो मुस्लिम नाराजगी से बोली, आप मेरी अम्मी है ना? वो उठकर उनके गले में बाहें डालती हुई उनका गाल चूमती हुई बोली तो वो मुस्कुरा दी। सफी शाह सारे काम खत्म करता बेजात से मिलता हुआ कमरे में वापस आया था, जहाँ पर महा सो गई थी और वो भी फ्रेश होता हुआ लेट गया। फिर उस शख्स की तारीफ और निगाहें याद करते उसने महा को झटके से तरफ खींचा कि महा की आंख खुल गए। महा ने मुंदी मुंदी आंखें खोली उसको देखा। सफी शाह को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। बिखरे बाल, मिटा हुआ मेकअप और हमार आलूद आंखें। सफी ने उसके बाल कान के पीछे रास्ते और सामने की लट खींची ताकि वो बेदार हो सके, और वो कामयाब रहा था। महा होनक बनी उसे देख रही थी। तो तुमने पूछा था कि तुम्हें बीवी मानता हूँ या नहीं, वो संजीदगी से बोला। तो महा ने निगाहें उस पर टिकाए। मुझे देखो, वो जुनूनी अंदाज में बोला तो महा डर गए। ये मुझसे डरने की बजाय बाहर के इन बेड़ियों से डरो, और मेरे और भाई के अलावा तुम मुझे किसी मर्द से बात करते हुए ना देखो। क्यों शक कर रहे हैं मुझ पर? वो दो बदब बोले। नहीं, तुम्हारी मोहब्बत मेरे सामने है, तुम पर कैसे शक कर सकता हूँ? अब के बार वो पुरसुकून अंदाज में बोला, लेकिन महा के दिल की दुनिया तहो बाला हो गई थी। किससे मोहब्बत? मुझसे? सारा गुस्सा जैसे जाग बन गया था। मुझे आपसे कोई मोहब्बत नहीं है। महा संजीदगी से बोली, तुम्हारी जुबान झूठ बोल सकती है, आंखें नहीं। वो चीख चीखा मेरा नाम लेती हैं। मोहब्बत ना होती तो इस दिन तो मेरे आंसू ना साफ करती, मेरा मरहम ना बनती। उस रात की तरफ इशारा करता हुआ बोला, जब उसने सब सच बताया था माह को। मेरी मजबूरी है। कैसी मजबूरी? सफी ने उसके कमरे पर गिफ्ट साथ की थी, आपके साथ रहना। वो बोली तो खामोशी छा गई और फिर वो लम्हों बात गोया हुआ, तो आजाद कर दूं इस रिश्ते से, रह लोगी मेरे बगैर? वो बोला तो माँ का दिल बंद हुआ। आंखें ना चाहते हुए भी आंसू से बढ़ गए थे तो सफीर शाह मुस्कुरा दिया। माँ ने उसे दूर होना चाहता, कोशिश बेकार है। सफीर शाह ने उसके चेहरे पर हाथ की पुष्ट फेरी थी। वो न जाने क्यों सब भूल रहा था। बीवी हो मेरी, मोहब्बत करती हो मुझसे, फिर क्यों भाग रही हो? मुझे नींद, थका हुआ हूँ यार, और हकीकत बताऊं तुम्हें, उसने कहते हुए माँ को नजदीक तरीन किया, उसके कान के करीब अपने लब रखे। बीवी की जरूरत है इस वक्त मुझे, माँ सफीशा, कि उसकी थकावट का कोई और हल नहीं है। अब के उसके लब माँ की कान की लो से मिस हुए थे, लेकिन माँ लफ्ज जरूरत पर ही अटक गई थी। उसके बाद उसके वजूद में हरकत नहीं होती और सफीशा उसकी रजामंदी समझा था। माँ का दिल उसके हर लम्स पर धड़का था कि उसे खुद की धड़कनें कानों में सुनाई दे रही थी। वो शोहर था उसका, और हाँ, मोहब्बत भी उसके दिल ने कबूल किया था। माँ सफीशा हार गई थी अपने ही शोहर के सामने। क्या उसकी मोहब्बत इस हद तक बढ़ गई थी कि आंखों से जानी जा सकती थी? उसने आंखें बंद की और उसकी पूछ पर हाथ बांध दिए थे तो सफीशा उसकी जात में गुम होता उसे किसी और दुनिया में ले गया। हाइफा को सब बेहतरीन लगने लगा था। उसे लगा था कि वो दुनिया की खुशकिस्मत लड़की है जिसे बिन मांगे ही सब नवाज दिया गया है। वो खुश रहने लगी थी। उसने क्रिकेट खेलना काम कर दिया था। हाँ, छोड़ा नहीं था, ना वो छोड़ने वाली थी, लेकिन वो खाना बनाना अपनी मर्जी से सीख रही थी कि उसकी माँ ने बताया था कि मर्द मुलाजमों के हाथ का खाना पसंद नहीं करते। इन सब में बेजात से उसका रब्ता हुआ था और बेजात ने उसे हर लिहाज से बताया और जतलाया था कि वो पहली और आखिरी चाही औरत हो उसकी ज़िंदगी की। वो मौत पर कर गया था उसके।
محبت وغیرہ کا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ ہاں، اس کے نکاح کے بعد کی ملاقات سے اب تک اس کو لگا تھا کہ اس کی زندگی کا تمام عشق ان چند دنوں میں اس ایک محسوس شخص سے کر ڈالا ہے، جبکہ دوسری طرف بہزاد سنجیدہ ہو گیا تھا بے حد۔ فری کو اسے جلد از جلد ڈھونڈنا تھا۔ سب تیار رہے جی، ہم ان سب میں کسی فورس اور پولیس کو نہیں بلائیں گے۔ وہ اس میز کی سربراہی کرسی پر بیٹھا ہوا سب کو بتا رہا تھا۔ سر، یہ ممکن نہیں ہے، ایک ایس پی پہلے اس پر جانچ پڑتال کر رہا ہے۔ ان میں سے ایک بولا تو بہزاد اور صفیشہ کی نگاہیں اس شخص سے جا ٹکرائے۔ کون ہے؟ ایس پی حازم مرزا۔ اسے اپنے کام کرنے دو، بہزاد بولا۔ پر بھائی، اسے ہم اپنے ساتھ، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے صفیشہ، حتمی لہجہ۔ ہمیں 2 گھنٹوں میں اس سے اڈے پر حملہ کرنا ہے، کیونکہ کل صبح اس اڈے سے وہ سارا مال اور اسلحہ ڈیلیور کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس وقت رات کے 11 بجے، سب تیار ہے؟ جی سر، سب نے یک زبان کہا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کل 10 لوگ تھے، یہ ان کی ٹیم تھی جو ان کے لیے کام کرتی تھی، لیکن بہزاد اور صفی کو نجی طور پر وہ بھی نہیں جانتے تھے، کیونکہ اتنا حق نہیں دیا گیا تھا۔ ان تمام کو شاید ایک دوسرے کی نجی زندگی میں دلچسپی نہیں تھی کہ ان کا اکثر مقصد صرف پاکستان کے نام کو برقرار رکھنا تھا۔ یہ ان کے گھر کا بیسمنٹ تھا۔ وہ اٹھ گیا تو سب لوگ تیاریاں کرنے لگے کہ ان میں سے 3 لوگوں نے ہی یہی رہ کر کیمرے ہیک کرنے تھے، ان سب پر نظر رکھنی تھی۔ اگر ضرورت پڑتی تو مدد کے لیے باقی کی ٹیم جاتی جو بیک اپ پر تھے۔ بہزاد کے اشارے پر سب لوگ گیٹ تک پہنچے تھے۔ امی ابو سے ڈانٹ پڑے گی۔ حسن نے سرگوشی میں اسے ڈانٹنا چاہتا۔ کچھ نہیں ہوتا، شوکت چچا آ رہی ہیں نا، میں انہیں بلا لیا ہے، کسی کو بھی کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اب تو 20 منٹ رہ گیا، میں جلدی آ جاؤں گی، کسی کو بس کچھ پتہ نہ چلے۔ شوکت چچا ڈرائیور تھے جو کہ بہزاد نے حائفہ کے لیے لگوائے تھے کہ اگر اسے کہیں بھی جانا ہو۔ آج بہزاد شاہ کی سالگرہ تھی اور بہزاد کے بارے میں وہ آہستہ آہستہ اسی سے باتوں میں جانے لگی تھی، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اپنی سالگرہ نہیں مناتا تھا، کیونکہ اس دن اس کی زندگی کا وہ دہشت ناک واقعہ پیش آیا تھا جب اس کی بہن ہمیشہ کے لیے انہیں چھوڑ گئے تھے۔ وہ تحفے جو اس نے پیک کیے تھے اور کیک جو اس نے خود پے کیا تھا، سارا دن لگا کر وہ سائمہ بیگم کو بولا تھا کہ کل وہ بہزاد کو بھجوائیں گے۔ چچا کے ساتھ بیٹھتے ہی اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ بہزاد یقیناً اسے بے حد ہوش ہوتا۔ چچا جلدی چلائیں نا، بس 5 منٹ باقی ہیں۔ وہ پرجوشی سے بولی تو وہ ساری لاگی، پھر اس کے گھر کے باہر گاڑی رکی اور وہ باہر آئی۔ وہ چچا وہیں پر کھڑے رہے، گیٹ کھلا تھا اور گارڈز نے انہیں دیکھ کر تھوک نکلا، جبکہ وہ سب جو تیار تھے نکلنے کے لیے ٹھڑکے تھے کہ رات کے 12 بجے کون آ سکتا ہے۔ پھر انہوں نے سامنے سے چھوٹی سی لڑکی کو اترتے ہوئے دیکھا تھا جس کے ہاتھ میں طوائف تھے، اور بہزاد تیزی سے آگے بڑھا تھا، جبکہ صفیشہ ابھی اندر سے باہر نہیں آیا تھا، نہیں تو وہ ان سب کو اس مدد سے غائب کرتا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یور ڈیئر ہسبینڈ، حافی کے بہزاد، مجھے نہیں پتا کہ آپ میرے استقبال کے لیے گیٹ پر ہی موجود ہوں گے۔ باتوں کے دوران ہی تحفے گارڈ کو تھما دیے گئے تھے۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور بہزاد کے گلے لگی۔ اس بے باکی کی امید ان سب کو کیا بہزاد شاہ کو خود بھی نہیں تھی۔ بہزاد کا دل انگاروں پر تھا، وہ جتنا چاہتا تھا کہ وہ سب سے دور ہے، وہ سب کی نظروں میں آ گیا تھی۔ اس کی ٹیم سب لوگ جان گئے تھے کہ وہ شادی شدہ ہے اور حائفہ کو بھی دے چکے تھے۔ بے شک اس کی ٹیم کے لوگ تھے، مگر غدار ہونے میں وقت ہی کہاں لگتا ہے۔ یوں بھی حائفہ بہزاد شاہ کے لیے وہ واحد خود سے زیادہ احساس تھا۔ واپس جاؤ، برف جیسا ٹھنڈا لہجہ، سالگرہ کی مبارکباد قبول کرے، اور یہ کیک اس نے گارڈ سے پکڑتے ہوئے آگے کیا۔ بہزاد کا خون بجنے لگا تھا، اس کو نکلنا تھا کہ 1 منٹ کی تاخیر بھی ان کے حق میں بری طرح ثابت ہوتی تھی۔ بہزاد نے اس کا ہاتھ جھٹکا کہ کیک نیچے گر گیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے کیا بکواس کر رہا ہوں میں؟ کس نے اجازت دی یہاں تک آنے کی؟ اتنی رات کو نکلنے کی ہمت کیسی ہوئی تمہاری؟ تمہیں اندازہ ہے کہ کتنی بڑی غلطی کر دیا تم نے؟ اور چچا آپ، میں واپس پر پوچھوں گا آپ سے، ابھی اسے یہاں سے لائے ہیں نا، واپس وہاں پر چھوڑ کر آئیں، اور جب یہ گھر کے اندر چلی جائے مجھے انفارم کرے۔ اور تم، وہ واپس اس کو دیتا ہوا بولا، تمہاری امی کو پتا ہے کہ تم رات کے یہاں پر ہو حائفہ سکندر؟ اگلے 2 دن تک تم گھر سے نکلی تو ٹانگیں توڑ دوں گا، جاؤ ابھی کے ابھی۔ وہ دارا تھا، اس دن اس کا موڈ حد سے زیادہ خراب ہوتا تھا۔ دوسرا فری اسے اب تک نہ ملی تھی، کسی بھی ہسپتال نے اب تک تصدیق نہیں کی تھی اس کی، اور تیسرا وہ 6-7 لوگ اسے دیکھ چکے تھے۔ اس حملے کے بعد تو ان 7 لوگوں کو خفیہ جگہ پر بھیج دیتا کہ ان کی ٹیم کو ٹارگٹ کیا جاتا۔ ان سب میں اور حائفہ سکندر کا منظر پر آنا تو جلدی پر تیل کا کام کرتا۔ حائفہ بس کھڑی تھی، آنکھوں سے آنسو متواتر گرے تھے، ہچکیاں بندنے لگی تھی، تو نگاہیں زمین پر پڑے اس کیک کے ڈبے پڑ گئی تو پورے 2 دن دباؤ میں گم گئے۔ جس طرح اس نے ویڈیو دیکھی تھی، سامان اکٹھا کیا تھا اور آج کے سارے دن میں وہ بنایا تھا اس شخص کے لیے، آئی ہیٹ یو، جاؤ۔ وہ پھر سے دارا، وہ تیزی سے گھر میں بیٹھ گئی اور بہزاد شاہ کی نگاہیں گھر سے تب تک نہ ہٹی جب تک وہ اوجھل نہ ہو گئی۔